जो आप लोगों जो अंदरूनी पार्ट्स होते हैं ना, किसी न किसी तरीके से खड़ों से मार लो। विक्टिम एक बहुत बड़ा शब्द है। केवल आरोप लगाते चले जाएं, बढ़िया से मीडिया सेंसेशन कर दिया जाए। हम 7-8 साल जंतर मंतर नहीं पहुंचे, हमने डिस्टर्बेंस नहीं किया। वही न्याय प्रक्रिया जब उन्हें जमानत दे रही थी, तब आरोपी पक्ष जंतर मंतर पे जाके क्यों बैठा? वही जब न्याय प्रक्रिया उन्हें सजा देती है, तो उसी न्याय प्रक्रिया पे भरोसा है। वो जो मात्र कक्षा 5वीं पढ़ी है और यदि मान लीजिए एक बार 15-16 साल की है, उसको नौकरी मांगने विधायक के पास जाना पड़ रहा है। कुलदीप सिंह सेंगर, एक नाम जो जब भी उठ रहा है विवाद चारों तरफ से घेर ले रहा है। अब उनके पक्ष में भी लोग खड़े हैं, विपक्ष में भी लोग खड़े हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अब कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर एक जंतर मंतर पर, जहां पर कहा जाता है न्याय के लिए लोग लड़ाई लड़ते हैं, जंतर मंतर पर एक धरना दिया गया। उसमें कुलदीप सिंह सेंगर के पक्ष में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए। उसमें जो वहां पे उस पूरे धरने के जो कई सिर कह सकते हैं, मुखिया कह सकते हैं, उनमें से एक आज हमारे स्टूडियो में अपनी सच्चाई लेकर उपस्थित हैं। वो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा यूथ विंग के आप राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। इतना ही नहीं, राजपूत करणी सेना के उत्तर प्रदेश के प्रदेश महासचिव हैं रणविजय सिंह। रणविजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ पथ में। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस व्यक्ति को कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है, जिस व्यक्ति के ऊपर इतना घृणित आरोप लगा हुआ है, उसके लिए करणी सेना, उसके लिए क्षत्रिय महासभा और आप लोग काहे को जंतर मंतर पर ये धरना दे रहे हैं? आपको कोर्ट व्यवस्था या न्याय पे भरोसा नहीं है? भाई, आपको हम एक बात बताएं, न्याय पे हमसे ज़्यादा, राजपूतों से ज़्यादा न्याय पे कौन भरोसा करता है? राजपूतों से ज़्यादा अनुशासन और देश की गरिमा के बारे में कौन सोचता है? आप ये बताइए। लोग हम पे आरोप लगाते हैं कि आज आप सड़कों पे उतर रहे हैं, आज आप साथ देने आ रहे हैं, आप 7 साल कहाँ हैं? तो भाई, हम कह रहे हैं, हम 7 साल चुप थे, 8 साल चुप थे। हम न्याय प्रक्रिया पे ही भरोसा करते हैं, न्याय प्रक्रिया का ही साथ देते हैं। हम 7-8 साल जंतर मंतर नहीं पहुँचे, हमने डिस्टर्बेंस नहीं किया। और हम बस इतनी बात पूछना चाहते हैं, जिस न्याय प्रक्रिया ने कुलदीप सिंह सेंगर को सजा दी और वही न्याय प्रक्रिया जब उन्हें जमानत दे रही थी, तब आरोपी पक्ष जंतर मंतर पे जाके क्यों बैठा? उसका क्या मतलब है? वही जब न्याय प्रक्रिया उन्हें सजा देती है, तो उसी न्याय प्रक्रिया पे भरोसा है। और वही जब न्याय प्रक्रिया उन्हें जो है जमानत देने लगती है, तो वो आरोपित पर जाके बोलता है जज बिक गए हैं, सारा सिस्टम बना हुआ है और बिका हुआ है और मिला हुआ है, सब बेकार है। और आप जाके जंतर मंतर पे जाके जो है एक महिला कार्ड खेलने लग जाते हैं, इमोशनल कार्ड खेलने लग जाते हैं। तो क्या ये न्याय प्रक्रिया पे एक भावनात्मक दबाव बनाने की कोशिश नहीं थी? हम तो सब जानते थे उसमें षड्यंत्र क्या हुआ है, उसमें राजनीति क्या हुई है, उसकी उनके जो गांव क्षेत्र की जो रंजिशें हैं उसकी कहानियां जानते थे, उसके एज प्रूफ में क्या कन्फ्यूज़न है वो हम जानते थे, कहाँ कहाँ किस तरह की चीज़ें हम सब जानते थे। नहीं, अगर आपको सब पता है तो हम चाहेंगे कि आज इस पे विस्तार से इसी पे चर्चा हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है रणविजय जी। इस समय हम सब लोग जानना चाहते हैं, एक पक्ष जो पूरे देश के सामने है, दुनिया के सामने है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि कुलदीप सिंह जो हैं वो विक्टिम है, उन्होंने जो है एक बच्ची के साथ कुछ गलत किया और उनके हिसाब से जो उन पे पॉक्सो भी लगा, बहुत सारी चीज़ें हुई। हम एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले तो हमको आप ये बताएं, आपका क्या मानना है, वो लड़की बालिग थी या नाबालिग? देखिए, यदि मेरे मानने की बात छोड़िए, मेरे मानने का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। हम तो तथ्यों पे बात कर रहे हैं, हम अपने साथ प्रूफ लाए हैं और हम प्रूफ पे बात करते हैं। वो तथाकथित रेप पीड़िता पूरी तरह से बालिग थी और उससे बड़ी बात है कि जो हम प्रूफ ला रहे हैं वो भी सारे सरकारी दस्तावेज हैं और उन सरकारी दस्तावेज के आधार पे हम उसको बालिग बोल रहे हैं। अब आप सोचिए कि जो मैं आपके सामने जो प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पे दिखाइएगा, ये प्राथमिक पाठशाला की, इनकी जो है प्राथमिक पाठशाला में भोजन मिलता है, किताबें मिलती हैं, तो उनका एक डेटाबेस तैयार किया जाता है और उसमें इनकी जो उम्र है, उसमें जो इनकी डेट ऑफ बर्थ लिखाई गई है, उसमें जो है इनकी उम्र 18 साल 10 महीना 30 दिन निकल के आती है, उस घटना के समय जिस घटना का वो जिक्र करती हैं।
ठीक है, अब यहीं पर नहीं मामला रुक जाता। इसके बाद इसमें एक और स्टोरी जुड़ती है। 11 जून 2017 को ये तथाकथित रेप पीड़िता जो है अपने गांव से गायब हो जाती हैं और 20 जून के आसपास 20 जून के आसपास ये बरामद होती हैं। तो उसमें ये नरेश तिवारी, शुभम सिंह और एक के ऊपर रेप का आरोप लगाती हैं कि वो ये मुझे अपने साथ ले गए। इसमें शशि सिंह को जोड़ती हैं कि वो हमें नौकरी दिलाने के बहाने ले गई थी और उन्होंने अपने बेटे शुभम सिंह के साथ और नरेश तिवारी के साथ गैंग रेप करवाया और इस तरह से मुझे बेच दिया और 20 जून को वो वापस बरामद होती हैं। तो अब भाई इसके लिए भी मेडिकल होगा। तो सीएमओ उन्नाव ने जो रिपोर्ट, अब आप स्क्रीन पर सीएमओ उन्नाव की भी रिपोर्ट दिखा सकते हैं, मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। उसमें भी उन्होंने रेप की पुष्टि नहीं करी और उसमें भी इनकी जो एज है वो 19.5 साल निकल कर आ रही है। अब सोचिए, सीएमओ मान लीजिए सीएमओ उन्नाव मिला हुआ है पहले, और सीएमओ उन्नाव मिला हुआ है तो चलिए एक केस उसके ऊपर भी कर दीजिए, पहली बात। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इनका बोन ओसिफिकेशन टेस्ट कराया गया। बोन ओसिफिकेशन टेस्ट हड्डियों के ग्रोथ के हिसाब से एज बताया जाता है, जिसमें उस बोन ओसिफिकेशन टेस्ट ऐसा नहीं कि घर के किसी झोला चाप डॉक्टर ने कर दिया, एम्स की टीम ने किया। 11 डॉक्टर्स की टीम, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो है डॉक्टर्स और लखनऊ, आराम मनोहर लोहिया के और एम्स के डॉक्टर थे, और उन सब ने बिना किसी कॉन्ट्रडिक्शन के एक साथ एक्सेप्ट किया कि पीड़िता की उम्र 18 साल से ऊपर थी उस घटना के समय, जिस तथाकथित घटना को वो बोलती है। तो आप समझिए ये इतने प्रूफ हैं, जिस प्रूफ के आधार पर हम कहते हैं कि भाई वो पूरी तरह से बालिग थी। अब बात आती है कि फिर जय भाई ये नाबालिग वाली क्या बात है। तो इसका जो एक चाचा है वो बहुत ही षड्यंत्रकारी और आपराधिक गतिविधि वाला इंसान है। इसके ऊपर बहुत आपराधिक धाराएं भी लगी हुई हैं, बहुत से केसेस चल रहे हैं और बाकायदा अभी वो खुद भी तिहाड़ जेल के अंदर है, ठीक है। तो ये सारी कारगुजारी उसकी है। वो फॉर्ज मार्कशीट बनवाता है और उस फॉर्ज मार्कशीट में इसकी एज कम करके लिखवाता है और उसको प्रस्तुत करता है। और अब आप समझिए कि वो जो फॉर्ज मार्कशीट है, सीबीआई ने जब उसकी इंक्वायरी करी तो उसमें भी मैं आपको ये सीबीएसई की आपको मैं डिटेल मैंने दे रखी है, इसको आप स्क्रीन पे दिखाइए सर, कि उसमें सीबीएसई ने बोला है कि ये जो टीसी जो निर्गत की गई है इसका डेटाबेस हमारे पास नहीं है। तो आप समझिए ये कॉन्ट्रडिक्शन है। लेकिन हम सब जानते थे, हम लोग सब समझते थे, लेकिन हम चुप बैठे थे। न्याय अपना काम कर रहा है, हम चीज़ों को नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ इमोशनल कार्ड खेला गया, यदि 4 लोगों के बैठने पे उसे सामाजिक संवेदना का प्रतीक माना जाने लगेगा तो हम 400 लोग भी पहुँच गए, भाई इसे भी सामाजिक संवेदना का प्रतीक मानो। हम न्याय को तो फॉलो कर ही रहे हैं। हम तो कह रहे हैं जिस न्याय प्रक्रिया ने सजा दी वही न्याय प्रक्रिया जमानत दी, उसको एक्सेप्ट करो, सिंपल सी बात, क्या दिक्कत है। कल को अगर जो है मान लीजिए, चलिए आपकी बातें हमारे सामने आ गई हैं, उसको हमने दिखाया भी, लेकिन चाहे वो बालिग हो चाहे वो नाबालिग हो, अगर वो रेप विक्टिम है, अगर उस पीड़िता के साथ कुछ गलत हुआ है तो ऑब्वियसली उसको न्याय तो मिलना चाहिए। आपको लगता है उसके साथ गलत हुआ है? नहीं, एकदम गलत नहीं हुआ। जब आप समझिए विक्टिम एक बहुत बड़ा शब्द है, ठीक है, लेकिन जब वो चीज़ साबित ही नहीं होती है, मतलब आप समझिए हम चिल्लाने लग जाएं, हम राह चलते किसी वो पे चिल्लाने लग जाएं कि इसने हमें झापड़ मारा, ठीक, और वो वर्ड इतना अच्छा लग रहा है कि 1000 लोग बोल लें झापड़ मारा, झापड़ लगा। क्या केवल आरोप लगा देने से, केवल आरोप लगाते चले जाएं और उसको आरोप को खूब बढ़िया से मीडिया सेंसेशन कर दिया जाए तो बस उसी से सारी माहौल बन गया? जैसे एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक कार वाला जा रहा है और एक कार वाले से साइकिल वाला भिड़ गया। अब आपको बताइए, आपको किसकी गलती ज़्यादा अच्छा कहने में लगेगा, बताइए मुझे? कार वाले की। बस यही मैं समझाना चाहता हूँ कि इस स्टोरी में सारा खेल यही है। तथाकथित जो है मीडिया ट्रायल जो बनाया गया उसमें सबसे पहले तथाकथित रेप पीड़िता के गरीब को परिवार को खूब गरीब बताया गया। क्यों गरीब बताया गया? जिससे ये बात साबित कर सकें कि वो लड़की नौकरी मांगने की मजबूरी थी। गरीब है कि नहीं है? पूरी तरह से जरा भी गरीब नहीं है। उसका चाचा, मैं आपको ऑडियो क्लिप अभी मैं दे रहा हूँ, आप स्क्रीन पे जो है इसको रन कराइएगा और इस ऑडियो क्लिप में देखिए कि वो खुद ही जो है सीओ माखी को, एसएचओ माखी को कॉल करके बता रहा है कि विधायक तो मात्र 3,60,000 का ITR बढ़ता है, उस भिखारी के पास क्या है, मैं तो 200 करोड़ का ITR बढ़ाऊँ। ये उसके तथाकथित चाचा की ऑडियो क्लिप है और ये सीबीआई ने प्रस्तुत करी है उसी के फोन से निकाल के। इसके पास है क्या 3,60,000 रुपए की रिटर्न भरता है, 3,60,000 रुपए बताता है, 3,60,000 रुपए कमाता हूँ मैं साल में। अब मैं भरता हूँ 200 करोड़ रुपए की, तो मैं 200 करोड़ का काम करता हूँ। और उससे बात छोड़िए, एक फोटो मैं आपको और दे रहा हूँ। ये उसी माखी गांव में जाके मैंने सफारी देखी जो उसी 2015 पे ब्रांड न्यू रजिस्टर्ड जो है सफारी स्टॉर्म खड़ी है।
अब आप सोचिए, जो लड़की, जो तथाकथित रेप पीड़िता, जो मात्र कक्षा 5वीं पास है और मात्र 15-16 साल की जैसा कहा जाता है, और जिसके चाचा का करोड़ों का व्यापार है, और जिसके पिताजी भी वहीं जाके काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि पिताजी यहाँ रह रहे हैं, ये तो अपने ननियाल साइड रहा करती थी पहले, वो जो मात्र कक्षा 5वीं पढ़ी है और यदि मान लीजिए एक बार 15-16 साल की है, उसको नौकरी मांगने विधायक के पास जाना पड़ रहा है, जिसके चाचा का जो है उन 9 करोड़ का जो है टर्नओवर दिखा रही है। मैं ये आपको ITR भी प्रस्तुत कर रहा हूँ, दिखाइए, इनके चाचा का ही है, और ऐसा नहीं कि परिवार जुड़ा नहीं था। तो आपको मैं एक ऑडियो क्लिप भी दिखा रहा हूँ जिसमें चाचा बाकायदा अपनी भतीजी को दिमाग में समझा रहा है कि केस लिखाते वक्त जो अपने प्राइवेट पार्ट में खरोच मार लो। तो क्या ये सारी चीज़ें षड्यंत्र का सबूत नहीं है? अच्छा, मैं वो ऑडियो क्लिप जो है एक बार आप लोगों को सुनाता हूँ, क्योंकि यह ऑडियो क्लिप लगातार जो है वो सुर्खियों में था। इसको एक बार सुनिए, सिर्फ 1 मिनट का ये ऑडियो क्लिप है, मैं सुनाता हूँ आप लोगों को। जो आप लोगों के जो अंदरूनी पार्ट्स होते हैं ना, हाँ, चाहे तुम्हारे हों, चाहे उनके हों, किसी न किसी तरीके से खड़ों से मार लो। ठीक है। और फिर वहाँ जाना, बिटिया छोटी वाली लड़कियां सब वही बताएंगी, हमारे यहाँ हाथ मारा, हमारे यहाँ हाथ मारा, हमारे यहाँ हाथ मारा। ठीक है, ये डॉक्टरी करवानी है। यही बयान, एक ही बयान देने सारे लोगों को। ठीक है। चलिए, ये भी आपके 2-3 तथ्य हमारे सामने आए, इसको भी हमने जो है अपने उसमें रखा। हमको ये बताएं आप कि इसको किस तरीके से आप एक साजिश के रूप में मानते हैं? तो अगर ये साजिश है तो ये साजिश किन ताकतों की वजह से? क्या कोई ऐसी ताकत है वहाँ पे उन्नाव में जो कि विधायक के ऊपर हावी हो गई, विधायक से बढ़कर हो गई? देखिए, होता क्या है, सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा कि बड़े चुनाव में उतनी बड़ी रंजिश नहीं हो पाती जितनी छोटे चुनाव में होती है। गांव की प्रधानी, आपने भी पंचायत सीरियल देखा होगा, उससे भी आपको थोड़ा बहुत, जैसे भाई सीरियल्स भी समाज का आईना होते हैं, तो आपने देखा होगा कि पंचायत चुनाव, जो प्रधानी का चुनाव है, उसमें किस लेवल पर इमोशनल ड्रामा शुरू हो जाता है। तो ये जो परिवार था तथाकथित का, इनके परिवार से एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता चलती रही थी, और ये 2002 में प्रधानी के चुनाव से शुरू हो गई थी। सन 2002, आप सोचिए, ये आरोप 2017 का है, मैं 2002 की बात कर रहा हूँ। 2002 में ही जो है प्रधानी के चुनाव में जब कुलदीप सेंगर की मां चुनाव लड़ रही होती है, तो इनके अपोजिट पक्ष जो चुनाव लड़ रहा होता है, उसके सपोर्ट में इसके जो चाचा होते हैं और पिताजी, ये सब लोग जो है सपोर्ट में, अपोजिट पक्ष में सपोर्ट में होते हैं प्रधानी के चुनाव में। और उस समय इसी तथाकथित के चाचा के ऊपर बूथ कैप्चरिंग का आरोप क्या लगा? बूथ कैप्चरिंग करी उसने सीधे, और इनके विधायक जी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के भाई के ऊपर गोली चला के ये भाग गया, जिसके ऊपर इन्हें 10 साल की सजा भी हुई। मतलब सन 2002 में। अब इसके बाद ये भागा रहा 15 साल, तो लौट के नहीं आया ये वापस, इनका चाचा। फिर ये 2015 में फिर प्रधानी का चुनाव होता है, फिर वही जो अपोजिट परिवार है जो इनके साथ चुनाव में अगेंस्ट खड़ा होता है, फिर ये उसके सपोर्ट में खड़े होते हैं, और फिर वो अपोजिट परिवार हार जाता है। तो इनके मतलब तथाकथित रेप पीड़िता के परिवार हमेशा जो है राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो अपोजिट साइड है उसके सपोर्ट में रहा, और उसके सपोर्ट में करके हर बार हारता रहा। तो यहाँ तक तो इनकी अभी जो मतलब एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता थी या जो रंजिश थी, वो थोड़ी दबी रूप में थी। अब ये मामला गड़बड़ कहाँ से हुआ? 11 जून के आसपास क्या होता है कि तथाकथित पीड़िता अपने घर से गायब हो जाती है, गांव देश की भाषा में 11 जून 2017 की। ठीक है, अब 11 जून 2017 को ये तथाकथित रेप पीड़िता गायब हो जाती है। ठीक, अब जब ये गायब हो जाती हैं, गायब हो जाए, या गांव देश की भाषा में जो बोला जाता है, यहाँ कहना ठीक नहीं है, उसको समझ लीजिए कि ऐसी बात फिर गांव देश में फैल जाती है। फिर चाहे कुछ दिनों बाद इनकी जो माँ है वो पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जाती है कि भैया हमारी बेटी गायब है। तो 20 जून के आसपास, 20 जून के आसपास जो है पुलिस जो है नरेश तिवारी को थाने में लेकर आती है, और जो कि शुभम सिंह का ड्राइवर है। शुभम सिंह जो है गांव का ही लड़का है, और शुभम सिंह को थाने पे लेकर आती है। तो फिर ये होता है कि भाई ये शुभम सिंह और नरेश तिवारी, तो फिर जब ये लेकर आती है तो इसमें ये बताती है कि इसमें जब ये 20 जून को लौट कर आती हैं, तो ये होता है कि भैया नरेश तिवारी और शुभम सिंह ने जो है इनको लेकर गए थे, और शशि सिंह जो शुभम सिंह की माँ है, उनको जो है उनको दिखाती है कि उन्होंने जो है रेप कर नौकरी के बहाने मुझे 11 जून को ले गए, और
शशि सिंह मुझे लेके गई अपने बेटे और नरेश तिवारी के साथ ले जाकर, मेरा गैंग आया और मुझे बेच दिया, ये आरोप लगाती हैं। तो जब ये आरोप लगता है थाने में तो ये होता है भैया केस लिखने के पहले एक बार गांव में पंचायत हो जाए, गांव का ही मामला है, एक बार बात हो जाए। तो ये गांव, और ये जो गांव के पंचायत की मैं बात बोल रहा हूँ, इसको सीबीआई ने भी एक्सेप्ट किया है कि वहाँ गांव में पंचायत हुई थी इसी चीज़ को लेकर। तो जब गांव की पंचायत होती है तो उसमें ये कुलदीप सिंह सेंगर की एंट्री होती है। वो ये कहते हैं भैया हमारा शुभम सिंह से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं, लेकिन कम से कम ये जो है और इनकी जो बेटी, माँ बेटी को तुम मैं क्यों फंसा रही हूँ, बिटिया की शादी होने वाली, इनसे तो कोई लेना देना है नहीं। लड़की किसके साथ गई, कौन साथ लेके गया, तुम इन माँ और बेटी का नाम क्यों लिखा रही हो। इनका केवल इतना सा रोल था कि भैया बिटिया की शादी होने वाली, इसको क्यों फंसा रहे हो, इस लड़की का क्या रोल है, माँ को भी, माँ के साथ तुम बेटी को भी फंसाए दे रहे हो। अब यहाँ पर महेश सिंह जो इसका चाचा है तथाकथित, इसको मतलब खराब लग जाता है। तो वो एक प्रपोजल ये देते हैं कि ऐसा करें, अच्छा शुभम सिंह इनसे शादी कर लें। तो शुभम सिंह कहता है कि भैया हम, इसका संबंध तो नरेश तिवारी से था, हम क्यों शादी कर लें। तो यहाँ से महेश सिंह को, परिवार को नाराजगी हो जाती है। तो पूरी तरह से और उसकी माँ और बेटी दोनों का नाम नोट करा देते हैं, और जब माँ का नाम नोट करा देते हैं और इधर ये शुभम और नरेश तिवारी जेल भेज दिए जाते हैं। ये घटना समझिए 11 जून की है, 2017 की। अब ये मामला चल रहा, लेकिन अब ये इसी बात पे बुरा मान जाते हैं महेश सिंह कि भैया निधि सिंह और शशि सिंह, मतलब माँ और बेटी का नाम हटाने की आपने कोशिश क्यों करी। अब इनको यहाँ से, वैसे पुरानी रंजिश चली रह रही थी, अब इनको और ख़राब लग जाता है कि भाई क्या है। अब ये इसी पे 1-2 ऑडियो क्लिप और हैं जिसमें ये कहते हैं कि ये निर्भया कांड के बाद जो तथाकथित पीड़िता होती है उसके बयान से ही सब कुछ हो जाता है, अभी इनका नाम भी हम डलवा देंगे। ये बीच में एक ऑडियो क्लिप है जिसमें इन्होंने ऐसा बोला है, ठीक है, सीबीआई ने प्रस्तुत किया है कोर्ट में। तो अब आप समझिए जब इतनी चीज़ें होती हैं तो अभी तक, अब आप सोचिए इसके बीच में एक मीडिया बयानबाजी भी होती है, और ये मीडिया बयानबाजी जो होती है उस मीडिया बयानबाजी में भी कहीं पर भी ये विधायक जी का भी नाम नहीं लेती हैं। अभी तक इन्होंने विधायक जी का नाम नहीं लिया। उसके बाद क्या होता है, सबसे इंटरेस्टिंग बात, मतलब आप समझ लीजिए कि 22 जून को लड़के जेल चले गए, 24 जून को मीडिया को बुलाती है, इंटरव्यू दिलाया जाता है, और यहाँ पर भी इन्होंने कहीं पर भी कुलदीप सिंह का नाम नहीं ले लिया। 24 जून हो चुकी है, समझ रहे हैं। उसके बाद 17 अगस्त को, अच्छा एक छोटे सा मैं उससे क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लीजिए आपके साथ कोई घटना, कोई बड़ी घटना, एक जैसी 2 घटनाएं 4 जून को भी घटी हैं। मान लीजिए आपके साथ किसी ने कोई अपराध किया है 4 जून को भी, और फिर उसी तरह का अपराध 11 जून को भी होगा, तो आप यदि शिकायत लिखेंगे मुख्यमंत्री को तो पहले 4 जून का जिक्र करेंगे कि पहले 11 जून का जिक्र करेंगे? पहले 4 जून का बताएंगे। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। ये 17 अगस्त को जब इनका तथाकथित महेश इनको चाचा जो है समझा देता है कि अब इनका भी नाम डालो, इन्होंने शुभम सिंह से शादी नहीं करने दी है ना, और इन्होंने जो है उसकी माँ का सपोर्ट कर दिया, तो एक काम करो इनका भी नाम डालो। तो अब आप सोचिए कि ये जो पत्र लिखती, सबसे पहली बार ये मुख्यमंत्री के जन सुनवाई उसमें जाती हैं और अपने हाथों से जो चिट्ठी देती हैं, मैं आपको उस चिट्ठी की भी कॉपी दिखाता हूँ। और उस कॉपी के में क्या करती हैं, पहले तो 11 जून की घटना का जिक्र होता है कि भाई शशि सिंह थी जो हमें शुभम सिंह के साथ नौकरी के बहाने 11 जून को ले गई, और सारी बात करने के बाद आखिरी के 4 लाइनें लिखती कि 4 जून को शशि सिंह विधायक जी के पास भी ले गई, वहाँ भी रूप करवा। मतलब आप सोच रहे हैं कि आप 11 जून की घटना पहले करते हैं जिक्र, और 4 जून की घटना का जिक्र बाद में करते हैं। इसका मतलब ये फैब्रिकेटेड है। और उससे बड़ी बात आप बताइए, जो शशि सिंह, चलिए सच मान लेते हैं, जो शशि सिंह आपका नौकरी के बहाने 4 जून को रेप करवा चुकी हैं, फिर उसी शशि सिंह के साथ आप 11 जून को फिर रेप करवाने चली जाती हैं। मतलब कहीं आपको कुछ समझ में आ रहा है, कोई कनेक्शन समझ में आ रहा है इस बात का? और नौकरी मांगने कौन जा रही है? जिसका तथाकथित चाचा 9 करोड़ का ITR भरता है, और जिसका बाप भी वहीं जाके नौकरी कर रहा है, और खुद वो कक्षा 5वीं पास है, और गांव के एक छोटे से गांव के अंदर विधायक से नौकरी मांगने जा रही है। आरोप तो ये भी है कि पिता को भी मरवा दिया है, इनके ऊपर ही आरोप लगाया गया। देखिए आरोप लगाने का, अब आप यदि हम इसी कस्टडी डेथ की बात करें तो पहली बात तो जिस दिन अब ये तो सॉरी, ये जो घटनाएं चल रही सब 2017 में चल रही हैं, ठीक है। तो जब 17 अगस्त 2017 में इस तरह के आखिरी के 4 लाइन में जोड़ती हैं। अच्छा, इसमें भी एक और बात छूट गई, फिर मैं आपको कस्टडी डेथ पे आता हूँ
कि इस समय जब इन्होंने मुख्यमंत्री को जो पत्र दिया था, उसमें लिखा कि मेरा जो रेप है वो दोपहर के 2 बजे हुआ। जो पहला 2017 अगस्त 2017 में इन्होंने जो मुख्यमंत्री को ये पत्र दिया था, उसमें बोला कि मेरा तो जो है 2 बजे दोपहर में रेप हुआ। फिर उस समय आपको मैं एक फ़ोटो ये दिखाता हूँ, जिसमें ये तुरंत जो है जब मुख्यमंत्री में गई, तो उसके बाद जब मामला होने लगा तो एक फ़ोटो वायरल होने लगी। भैया उस दिन 17 अगस्त के दिन तो वो दोपहर में जो है एक कार्यक्रम में थे, तो इनको लगता है भाई गड़बड़ हो गया। तो फिर ये मीडिया में जाके दूसरा बयान देती कि शाम को 6 बजे हुआ। आप समझ रहे, एक इतनी बड़ी घटना जिससे यदि किसी मतलब महिला के साथ हो जाए, वो जीवन भर उस दृश्य उस चीज़ों को भूलेगी नहीं, और इनको उसका टाइमलाइन याद नहीं। शाम को 6 बजे हो गया, उसका टाइम इन्होंने शाम को 6 बजे कर दिया। और सोचिए इंटरेस्टिंग बात, अभी ये मामला यही ख़त्म नहीं होता। जब ये शाम को 6 बजे कर देती हैं, फिर आखिरी में जाते जाते ये टाइम 8 से 8:30 कर दिया जाता है। मतलब इस समय जब कोर्ट में केस चल रहा है, तो उस टाइम को 8 से 8:30 के बीच कर दिया जा रहा है। तो इस समय मतलब जो सोचिए, जो मुख्यमंत्री को पत्र लिखा उसमें बोला कि 2 बजे हुआ, फिर शाम को मीडिया में पहुंची, कुछ दिनों बाद मीडिया में हुआ कि शाम का 6 बजे कर दिया, और इस समय जो केस चल रहा है उस समय उसका रेप का केस का टाइम रात के 8 से 8:30 किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि रात को ही केवल विधायक जी अपने घर पहुंच पाते थे, संडे के दिन। समझ रहे? तो मतलब आप समझिए, मतलब जो बात हमने बोली ये सब फैक्ट है। मतलब ये सारे सीबीआई रिपोर्ट में कोर्ट में प्रस्तुत कॉपीज के पार्ट हैं। तो अब ये क्या षड्यंत्र के प्रमुख आधार नहीं है? अब बात करते हैं कस्टडी डेथ वाली बात। तो अभी 17 अगस्त के बाद जो है, मान लीजिए 17 अगस्त को ये जाती हैं वहाँ से मामला, फिर उसके बाद 17 अगस्त के बाद करीब ये 4 नवंबर को फिर इनके जो है महेश सिंह जो है अब माहौल बनाना शुरू कर देते हैं। 17 अगस्त को जब मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाता है, 2 बजे का हुआ। फिर ये जो है 21 सितंबर को मीडिया में इंटरव्यू देती हैं, शाम को 6 बजे कर देती हैं। ठीक, तो 17 अगस्त से 21 ये आपका टाइम लाइन आ गया 21 सितंबर 2017 का। ठीक है, और अभी तक जो है इनको टाइम कंफर्म नहीं हो पा रहा है। इनको शाम को 6 बजे इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये वो वायरल हो गया कि भाई उस समय तो दोपहर में वो गंगा दशहरा के कार्यक्रम में गए हुए थे, तो ये शाम को 6 बजे कर देती हैं। फिर उसके बाद 4 नवंबर को ये इस तरह के उल्टे सीधे महेश सिंह पर्चे छपवाना शुरू कर देते हैं, उल्टी सीधी बातों को भ्रामक प्रचार करना शुरू कर देते हैं। फिर 12 फरवरी को इन पर पॉक्सो एक्ट में आशा सिंह तथाकथित पीड़िता की मां द्वारा दायर किया जाता है ये केस, और इस समय ये रात के 8 बजे कर दिया जाता है। अब आप सोच रहे हैं, मतलब एक ही घटना जो मुख्यमंत्री को दी जाती है वो 2 बजे बताई जाती है, मीडिया को शाम को 6 बजे बताई जाती है, क्योंकि 2 बजे का कॉन्ट्रडिक्शन वायरल हो गया। और फिर फाइनली जो है 6 बजे भी पॉसिबल होने लग रहा था, नहीं पता नहीं उस समय विधायक जी की लोकेशन समझाते बनेगी नहीं बनेगी, या गांव पूरा जानता उस समय नहीं घर पहुंचे होते हैं, तो ये 8 से 8:30 बजे कर दी जाती है। सोचिए इतनी बड़ी घटना का, जिसके आधार पे किसी को इतना घृणित आरोप लग जाता है, उसका पूरा चरित्र हनन हो जाता है, उसकी सामाजिक मतलब एक रसूख की हत्या हो जाती है, पूरा राजनीतिक करियर ख़त्म हो जाता है, और उस घटना की टाइम लाइन का कन्फर्मेशन नहीं है, और उसको रात को 8 बजे तब फाइनल किया जाता है। प्रशासन के ऊपर तो अक्सर आरोप ये लगता है कि प्रशासन हमेशा जो सत्ता में है उनका पक्ष लेके चलता है, उनके लिए लेके चलता है। जितने भी जो है वीडियोस और चीज़ें वायरल हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, प्रशासन उनका सत्ता पक्ष के साथ में चल रहा है। यहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि प्रशासन जो है वो सत्ता पक्ष के एक इतने रसूखदार विधायक के खिलाफ जाकर जो है क्या नाम है मुकदमा दर्ज कराता है, 7 साल तक उनको। देखिए सत्ता पक्ष का इसमें रोल ही नहीं ना, बात समझिए। सत्ता पक्ष पे आरोप लगाता है दबाने का, तो भाई दबाया तो कुछ गया नहीं है भाई। यहाँ पे सत्ता पक्ष ने तो कोई रोल किया नहीं, यहाँ तो सारे कागज फैक्ट के आधार पे चल रहे हैं। यहाँ सारा खेल आरोपी पर्सन और न्याय के बीच चल रहा है। यहाँ पर सरकार आ ही नहीं रही, यहाँ राजनीतिक सिस्टम नहीं है, यहाँ पर सरकार का सपोर्ट का कोई सिस्टम काम कर ही नहीं रहा है। यहाँ पे तो जहाँ पॉक्सो का मामला आता है वहाँ सरकार अपने, चाहे विधायक हो चाहे मंत्री हो, बड़े बड़े मंत्री और भी राजनीतिक हैं जिसपे सरकार उसमें कहीं सपोर्ट पे नहीं आई। इस वाले मामले पर कभी भी सरकार इसमें कोई सपोर्ट पे नहीं आती है, खुद ही डिफेंड करना पड़ता है।
और पॉक्सो वाले में जो बयान पीड़िता दे देगी उसी को सब कुछ टेस्टिमनी मान लिया जाता है। इस कारण यहाँ पर हम ये कह ही नहीं सकते कि सरकार के सपोर्ट या उसकी कोई दबाव वाली बात है। हाँ, ये कहा जा सकता है अपोजिट जो राजनीति हो रही है, जो मान लीजिए कोई एक, जो आप समझिए कि 15 साल से विधायक चल रहा हो, है ना, 4 बार से विधायक हो रहा हो, 3 अलग अलग पार्टी से हो रहा है, यदि वो वहाँ से गायब हो जाता है तो एक जो पॉलिटिकल इनबैलेंस क्रिएट होगा, जो वैक्यूम क्रिएट होगा, उस वैक्यूम में बहुत से लोगों को अपनी पॉलिटिकल प्लेस बनाने की जगह तो मिल ही जाएगी ना। तो हम इसको डायरेक्ट नहीं कह सकते, सूडो पॉलिटिक्स का एक शिकार के रूप में भी कहा जा सकता है इसको। अब मैं आपके वो कस्टडी डेथ वाली बात पे आता हूँ। तो ये सब मामला चल रहा है, इधर ये चल रहा है। अब आप सोचिए, जिसके ऊपर 12 फरवरी 2018 में जब इन्हें पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज हो गया, अब 2018 आ गया, ध्यान दीजिएगा। तो अब बताइए, अभी लड़ाई झगड़े वाली और फादर के कस्टडी डेथ की कोई बात नहीं, घटना नहीं, अभी सब रेप वाली कहानी चल रही है, ठीक। अब आता है मामला 4 अप्रैल का 2018, 3 अप्रैल 2018 या 4 अप्रैल 2018 के आसपास की बात है। मतलब अब यहाँ पर लड़ाई हो रही होती है तथाकथित पिता के पिता की अपने ही पारिवारिक सदस्यों से। टिंकू सिंह और नाम है कुछ लोगों के, मैं आपको कागज़ भेज दूंगा, उनसे लड़ाई चल रही होती है। वो जो लड़ाई चल रही होती है उसमें जो है विधायक का जो भाई है, भाई चूँकि प्रधान है तो वो छुड़वाने जाता है, ठीक है। उस छुड़वाने के बाद फिर इनको जेल, दोनों के पक्षों में FIR होती है और इनको जेल भेज दिया जाता है, ठीक। अब जब ये 4 अप्रैल को थाने भेजा जाता है तो इनका मेडिकल किया जाता है। मेडिकल करने के बाद इनको जेल भेजा जाता है, तथाकथित रेप पीड़िता के पिता को, क्योंकि दोनों नहीं लड़ाई कर रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे पे क्रॉस FIR करते हैं। और इनके पिता के ऊपर भी आपराधिक मुकदमे पहले से चल रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि पहली बार लड़ाई किया तो काहे नहीं, ऑलरेडी आपराधिक मुकदमे उन लोग पे चल रहे हैं, ठीक है। ये कानूनी पार्ट है। अब जब 4 अप्रैल को भेजा जाता है तो मेडिकल एग्जामिन किया जाता है। मेडिकल एग्जामिन में यदि उसकी कंडीशन क्रिटिकल होती तो जेल कैसे भेजा जाता। तो यदि मेडिकल एग्जामिन में यदि क्रिटिकल कंडीशन थी और जेल भेज दिया गया तो ये पार्ट कानून का है, प्रशासन का है कि विधायक का है? केस तो फिर प्रशासन पे होना चाहिए था, ठीक। खैर, इस बात को हटाते हैं, अब इसको और समझते हैं। जब वो जेल भेज दिया जाता है, इसके बाद इनका पूरा परिवार गायब रहता है। सीधे 8 अप्रैल को 2018 में वो मुख्यमंत्री आवास के सामने अचानक से प्रकट होती हैं और अपने ऊपर आत्मदाह का प्रयास करती हैं, और तब वहाँ चिल्लाती हैं कि मेरे बाप को मार डाला गया, और उस समय तक इनके पिताजी मरे नहीं। अब सोचिए, 4 अप्रैल से 8 अप्रैल तक तथाकथित रेप पीड़िता के पिताजी को कोई देखने नहीं जाता उनके परिवार का। दूसरी बड़ी बात है, एम्स ने CBI के इन्वेस्टिगेशन में ये रिपोर्ट लगाई है कि 4 अप्रैल को वो पूरी तरह से जेल भेजने के लिए फिट थे, मतलब फिट टू डिस्चार्ज थे। ये एम्स की रिपोर्ट है। तो अब यदि एम्स ऐसी रिपोर्ट लगाई है तो एम्स पे केस करो। यदि जेल के अंदर उनकी तबीयत यदि 7 दिनों में खराब हो गई, 5-6 दिनों में, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? उसकी जिम्मेदारी क्या दिल्ली में बैठे विधायक की है? तो आप इसमें पुलिस पे बात करिए, इस पे प्रशासन पे बात करिए कि यदि कोई मेडिकली इतना क्रिटिकल कंडीशन में था 4 अप्रैल को, जैसा कहते हैं कि मारा पीटा गया और वो जो है वहाँ पर वो मारने पीटने के कारण मर गया, तो मरा तो 6 दिन बाद जेल के अंदर। तो यदि वो 6 दिन भी जेल के अंदर क्यों भेजा गया? यदि वो मेडिकली फिट नहीं थे तो उसको तो साफ साफ जो है 4 अप्रैल की जो है एम्स की रिपोर्ट में, एम्स की रिपोर्ट कहता है, इससे ऊपर कोई मेडिकल एजेंसी नहीं है हमारे देश में। एम्स से ऊपर अभी कोई मेडिकल एजेंसी नहीं साबित हुई है, और यदि उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? वो हम न्यायिक प्रक्रिया को मैं ना जानता हूँ ना मैं, अब किसी पेंटर से गाना गाने की बात करें तो कोई मतलब नहीं, तो मैं न्यायिक प्रक्रिया के लिए ना बोल सकता हूँ ना मैं, मेरी जानकारी है। लेकिन मैं उस कागज़ के आधार पर बोल रहा हूँ जिसमें लिखा है द डॉक्टर एक्सेप्ट दैट कि द पेशेंट इज मेडिकली फिट टू डिस्चार्ज, वो डिस्चार्ज करने के लिए। तो अब ये समझने वाली बात है कि वहाँ जेल में कौन ऐसे राजनीतिक प्रतिद्वंदी, कुछ गाँव में सुनी नाम है, मैं नहीं बोलना चाहूँगा, कुछ ऐसे लोग भी जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे जो वहाँ पर भी जेल में थे, क्या पता उनके द्वारा कुछ षड्यंत्र करके उनको वहाँ ऐसा कुछ स्थिति में लाया गया कि उनकी मृत्यु हो गई। ये भी एक चर्चा और जाँच का विषय है, क्योंकि उसके बाद वो राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी बाहर आ जाते हैं। ये भी कुछ छोटे हिडन रहस्य हैं जो मैं बता रहा हूँ ना, कि एक बड़े नेता के किसी इस तरह के घृणित आरोप में जाने के बाद जो 4-4 विधानसभा में अपना वजूद रखता था, तो वो जो राजनीतिक वैक्यूम क्रिएट होगा उसको बैलेंस करने के लिए बड़े और भी कई राजनीतिक लोगों को मौका नहीं मिल जाएगा।
तो कहीं कहीं सूडो राजनीति हो जाती, फ्रंट नहीं दिखाई देता लेकिन सूडो में बहुत लोग रखे। तो ये भी जांच का विषय है कि वहाँ पर जेल पे किसने उनकी हत्या करा दी, हो सकता है किसी ने करा दी हो, या वो एक अलग मामला है। लेकिन सबसे बड़ी बात है इस सारे केस में, इस जब ये 4 अप्रैल की चीज़ चल रही है, उस समय विधायक जी दिल्ली में थे और वो उस जगह पे थे ही नहीं। अब लेकिन अब वही है कि कहानी, बॉलीवुड की कहानियां हैं, विधायक हो, राजपूत हो, ठाकुर हो, जब तक उसके ऊपर अत्याचारी अन्यायी नहीं शो करेंगे तब तक उसकी महिमा मंडन कैसे होगा। एक सवाल यहाँ पे मैं आपसे करना चाहूँगा रणविजय जी, अगर आने वाले समय में, भविष्य में, अभी इस पर सुनवाई होनी है, अदालत, ऊपरी अदालत अगर अपने फैसले को बरकरार रखती है तो क्या आपका रुख बदलेगा इस पर्टिकुलर, आपके पास जो प्रूफ है उसके हिसाब से तो सेंगर जो है बरी हैं, लेकिन अगर भविष्य में ऊपरी अदालतें अपना फैसला बरकरार रखती हैं तो क्या आपके करणी सेना का, आपके क्षत्रिय महासभा का रुख बदलेगा? देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए सबसे बड़ी बात मैंने पहले शुरुआत में बोल दिया कि राजपूत समाज देश की न्यायिक प्रक्रिया, न्याय व्यवस्था का पूरा सम्मान करती है। मैं आपको एक सर के बारे में आपको दिखाऊंगा, वो तो न्याय प्रक्रिया के ऊपर जो है बहुत फेमस हो चुके हैं इस समय, है ना। सर के आगे आप लगा लीजिएगा नाम, है ना। वो तो बता रहे थे कि न्याय व्यवस्था इतनी ख़राब हो गई है उन्नाव की कि उसकी अराजकता जो है कराची के बराबर चल गई है और लोगों को तो अब जो है लाल किले पे फांसी दे देनी चाहिए। तो राजपूत समाज या क्षत्रिय महासभा या करणी सेना देश की न्याय व्यवस्था और न्याय प्रक्रिया पे पूरा भरोसा रखती है। तो इस तरह का कोई वक्तव्य, इस तरह के निर्णय का कोई मतलब नहीं। हम 7 साल चुप थे ना, हमने तो कोई आंदोलन नहीं किया, हमने तो कोई बवाल नहीं काटा। हमने भाई न्याय प्रक्रिया ने न्याय किया अपना भाई हम कानून नहीं समझते, हम वकील नहीं हैं, हम सुप्रीम कोर्ट या जज वाले लोग नहीं हैं। हाँ, तो वो अपना काम कर रही है। उन्होंने पाया यदि किसी कुछ क्या लॉ होता होगा जिसके बेसिस पे उन्होंने उनको दोषी पाया, सजा दी। हम कुछ नहीं करने आए। हम तो तब उतरे इस मामले में कि जिस न्याय प्रक्रिया का सम्मान हम कर रहे हैं, जिस न्याय व्यवस्था को हम मान रहे हैं, जिसमें कि उनको सजा मिली है, हम चीज़ों को जानते समझते भी चुप बैठे हैं, तो उसी न्याय प्रक्रिया के तहत यदि उन्हें जमानत मिल रही है तो आपने अपना इमोशनल कार्ड क्यों खोला? अब आपने कैसे आरोप लगा दिया कि जज बिके हुए? जब वो उनको जो है उम्र कैद दी जाती है तब जज बिका हुआ नहीं है, और जब उन्हीं को उसी प्रोसेस, उसी कानून के आधार पे उन्हें जमानत मिल रही है तो जज बिका हुआ है। तो क्षत्रिय महासभा, करणी सेना न्याय प्रक्रिया के ऊपर नहीं है और ना न्याय प्रक्रिया का विरोध करेगी। हम तो केवल ये बताना चाहते थे कि यदि 4 लोगों के जंतर मंतर पे बैठने पे सामाजिक संवेदना का प्रतीक मान लिया जा रहा है, और कहीं भी, वैसे तो अभी भी न्याय व्यवस्था इस सामाजिक दबाव में नहीं आती है, भावनात्मक दबाव में, लेकिन कहीं पर भी न्याय प्रक्रिया को भावनात्मक दबाव लगा हो तो केवल उसका प्रतिरोध और उसको बैलेंस करने के लिए हम आए थे। और न्याय सबसे सर्वोपरि है। न्याय जो निर्णय लगेगा हम स्वीकार करेंगे, हमने पहले भी स्वीकार किया था, आगे भी स्वीकार करेंगे। लेकिन हाँ, जो नहीं स्वीकार कर रहे हैं, जो सड़कों पर आएंगे, तो सड़क पर हम भी आएंगे। हम केवल जो न्याय व्यवस्था, सामाजिक शासन व्यवस्था और देश की जो एक हमारी व्यवस्था है उसके खिलाफ या उसके न्याय व्यवस्था के डिसीजन के खिलाफ आके इमोशनल कार्ड खेलेंगे तो हम उनको तो जवाब देंगे, चाहे वो युद्ध वैचारिक हो चाहे शारीरिक हो। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि अब हाथ कंगन को आरसी क्या, कुछ ही हफ्ते की बात है, उसके बाद जो है वर्डिक्ट आ ही जाएगा, कुछ न कुछ चीज़ें सामने आएंगी। और उम्मीद करता हूँ उस वक्त एक बार फिर हम और आप बैठेंगे और आपने जो तथ्य पेश किया, जो चीज़ें हैं, जो फैक्ट्स हमने आपको दिखाए, उसके हिसाब से इस पूरे केस में, कुलदीप सिंह सेंगर के केस में एक अलग पक्ष भी सामने आया है। इसके भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे विचार इस पक्ष के साथ भी खड़े हैं, और एक पक्ष वो है जो लगातार मीडिया दिखाता रहा है। फैसला आपको करना है कि हम किस दिशा में जो है इसको लेके जाएं, या फिर कोर्ट जो फैसला सुनाएगा उस पे जो है हम लोग मोहर लगाते हैं, उस फैसले को हम लोग लेके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रणविजय जी, हमको समय देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।